हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज हम लोग राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर पर चर्चा करेंगे। मैंने देखा है कि पॉलिटिकल कल्चर से अधिकांशतर प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक वर्ष लगभग प्रश्न इससे आते ही आते हैं। तो चलिए हम लोग आज राजनीतिक संस्कृति अर्थात पॉलिटिकल कल्चर पर चर्चा करते हैं। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के कार्यप्रणाली की जानकारी के लिए उसकी राजनीतिक संस्कृति का ज्ञान आवश्यक है। फिर मैं एक बार कहता हूं कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के कार्यप्रणाली की जानकारी के लिए उसकी राजनीतिक संस्कृति का ज्ञान आवश्यक है। ठीक है। राजनीति में निहित मूल्यांकन तत्वों, विश्वासों एवं मानकों के हम राजनीतिक संस्कृति कहते हैं। किसको कहते हैं? राजनीति में निहित मूल्यात्मक तत्वों, विश्वासों एवं मानकों को हम राजनीतिक संस्कृति कहते हैं। ठीक है। राजनीतिक संस्कृति का सामाजिक संस्कृति से घनिष्ठ संबंध है। ठीक है। संस्कृति के अंतर्गत व्यक्ति के व्यवहार के ढंग, उसकी मान्यताओं, विश्वासों, सम्मान, कर्तव्य आदि को हम सम्मिलित करते हैं। ठीक है। ये समस्त बातें सामाजिक और आर्थिक जीवन के क्षेत्रों के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी अपनी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ठीक है। ऐसी संस्कृति को जब हम राजनीतिक प्रसंग में प्रयोग करते हैं तब उसे राजनीतिक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। फिर मैं आप लोगों को एक बार बताता हूं कि ऐसी संस्कृति को जब हम राजनीतिक प्रसंग में प्रयोग करते हैं तब उसे राजनीतिक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। संस्कृति का संकेत कला और कलाकृतियों में भी होता है। ठीक है। एक राजनीतिक व्यवस्था केवल संरचना या बनावट में ही दूसरी राजनीतिक व्यवस्थाओं से भिन्न नहीं होती, बल्कि संस्कृति के दृष्टिकोण से भी भिन्न होती है। जैसे ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली फ्रांस, भारत तथा अन्य देशों में ब्रिटेन की भांति ही कार्य नहीं करती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली है वो भारत और फ्रांस या अन्य देश उसको अपनाए। ठीक है। किसी भी राष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति उसकी सामान्य संस्कृति के अनुरूप होती है। किसी भी राष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति उसकी सामान्य संस्कृति के अनुरूप होती है। जिस तरह विभिन्न देश अपने सांस्कृतिक आदर्शों में भिन्नता रखते हैं, उसी तरह वे अपनी राजनीतिक संस्कृति में भी भिन्न होते हैं। ठीक है। विभिन्न विद्वानों ने राजनीतिक संस्कृति को भिन्न भिन्न नामों से संबोधित किया है, भिन्न भिन्न नामों से जाना है। जैसे आमंड ने इसे क्या कहा है? राजनीतिक संस्कृति को आमंड ने राजनीतिक संस्कृति को कहा है कार्य के प्रति अभिमुखीकरण। आमंड ने कहा कार्य के प्रति अभिमुखीकरण। ठीक है। बियर ने इसे राजनीतिक संस्कृति कहा है। स्टन ने इसे पर्यावरण तथा सिप्रो ने इसे राजनीतिक शैली कहा है। ठीक है। अब हम लोग चलिए राजनीतिक संस्कृति के निर्माणकारी तत्व कौन कौन से हैं उस पर हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि ऐतिहासिक तत्व किसी भी राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित करने में उस देश के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। ऐतिहासिक तत्व में जब आप देखेंगे तो उसके अंतर्गत ये आता है कि किसी भी राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित करने में उस देश के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है। अब दूसरा जो है निर्णायक तत्व है भौगोलिक आधार है। फिर जो तीसरा निर्णायक तत्व है विभिन्न प्रजातियों का निवास है। ठीक है। चौथा जो है समाज और सामान्य संस्कृति का आधार है। ठीक है। और पांचवा जो है विचारधाराओं का आधार है और छठा है धार्मिक विश्वास। इसके अलावे राजनीतिक संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह भी हैं। जैसे कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय ध्वज हैं, राष्ट्रीय गान है, फिर उसके बाद पौराणिक या कल्पित कथाएं हैं, फिर उसके बाद है राजतंत्र। जैसे ब्रिटेन में और जापान में राजतंत्र को बहुत महत्व दिया जाता है। ठीक है। राजा का बहुत महत्व है वहाँ पर। राजनीतिक शैली की प्रकृति एवं प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं? राजनीतिक संस्कृति एक अमूर्त नैतिक धारणा है। क्या है? राजनीतिक संस्कृति एक अमूर्त नैतिक धारणा है।
फिर दूसरा है राजनीतिक संस्कृति में गतिशीलता है। राजनीतिक संस्कृति में क्या है? गतिशीलता है। फिर उसके बाद तीसरा जो है राजनीतिक संस्कृति विभिन्न तत्वों का सामूहिक और समन्वित रूप है। ठीक है, अब आ जाइए राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण, उसके कितने प्रकार हैं अब हम लोग देखते हैं। राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से दी है। जैसे एच.बी. वाइसमैन ने राजनीतिक संस्कृति को 3 विशुद्ध तथा 3 मिश्रित रूपों में विभाजित किया है। 3 क्या क्या है? 3 विशुद्ध और 3 मिश्रित रूपों में विभाजित किया है। जैसे आप देखेंगे विशुद्ध की ओर चलेंगे, संकुचित है, संकुचित संस्कृति है, फिर प्रजाभावी संस्कृति है और सहभागी संस्कृति आता है विशुद्ध संस्कृति में। फिर उसके बाद मिश्रित संस्कृति में आता है संकुचित प्रजाभावी संस्कृति, फिर उसके बाद या प्रजाभावी सहभागी संस्कृति, उसके बाद संकुचित सहभागी संस्कृति, यह मिश्रित संस्कृति के अंतर्गत आता है। फिर दूसरा जो विचारक हैं प्रोफेसर एस.ई. फाइनर ने इसे 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से? पहला है परिपक्व, दूसरा है विकसित, तीसरा है निम्न और चौथा है न्यूनतम स्तरीय। ठीक है, अब आ जाइए तीसरा जो विद्वान है आमंड एवं वर्बा ने इसे 4 भागों में बांटा। पहला है राष्ट्रीयता की भावना, दूसरा अधिकार एवं प्रजातांत्रिक संस्थाओं के प्रति आस्था, दूसरा क्या है? अधिकार एवं प्रजातांत्रिक संस्थाओं के प्रति आस्था, तीसरा है सरकारी नीतियों के प्रति आस्था और चौथा है राजनीतिक व्यवस्था में व्यक्तियों का महत्व। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं कि आमंड और वर्बा ने वाइसमैन के वर्गीकरण को अपनी पुस्तक द सिविल कल्चर में, आमंड और वर्बा ने वाइसमैन के वर्गीकरण को अपनी पुस्तक सिविल कल्चर में प्रदर्शित किया है, जो इस प्रकार है। पहला है विशुद्ध संस्कृति। अब विशुद्ध संस्कृति को अब हम लोग विस्तार से समझते हैं। आमंड एंड वर्बा द्वारा विभाजित विशुद्ध राजनीतिक संस्कृतियां का विश्लेषण हम निम्नलिखित रूप से कर सकते हैं। जैसा पहले है संकुचित संस्कृति। अब इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। यह संस्कृति प्रायः परंपरागत एवं रूढ़िवादी समाजों में पाई जाती है। संकुचित संस्कृति कहाँ पाई जाती है? यह परंपरागत एवं रूढ़िवादी समाजों में पाई जाती है। इसमें शासित राष्ट्रीय राजनीतिक संस्थाओं एवं राष्ट्रीय प्रश्नों तथा नीतियों के प्रति अनभिज्ञ रहते हैं। ठीक है, और अपने आपको प्रभावित करने योग्य नहीं समझते हैं। इस संस्कृति के नागरिक स्थानीय, ग्रामीण तथा जातीय राजनीतिक तक ही अपने को सीमित रखते हैं। ऐसा संस्कृति में विशेषीकरण का अभाव पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? विशेषीकरण का अभाव पाया जाता है तथा भूमिकाओं का विभेदीकरण आसान हो जाता है। इसमें विभेदीकरण का अभाव हो जाता है। ठीक है, और संकुचित राजनीति के निम्नलिखित लक्षण भी है। इसमें क्या है? इसके अंतर्गत व्यक्तियों को अपनी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में संपूर्ण ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद है इस संस्कृति में व्यक्ति सिर्फ संकुचित एवं स्थानीय सीमाओं तक सीमित रहता है। फिर उसके बाद क्या होता है? इस संस्कृति में व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वयं के प्रयत्नों पर निर्भर नहीं रहता। इसके लिए वह अपने परिवार तथा जातिगत समुदाय पर अधिक विश्वास करता है। ठीक है, इससे ऐसी संस्कृति परंपरागत, रूढ़िवादी, जनजाति तथा राजनीतिक दृष्टि से अविकसित समाजों में ही संभव है। ठीक है, अब हम लोग चलाते हैं प्रजाभावी संस्कृति। प्रजाभावी संस्कृति में हम लोग देखते हैं कि प्रजाभावी संस्कृति में शासित शासन की निवेश प्रक्रिया में कोई योगदान नहीं देते। वे सिर्फ निर्गतों की ओर सजग होते हैं। इसमें नागरिकों में व्यक्तिगत प्रभाविता की भावना भी कम होती है। व्यक्तिगत प्रभाविता की भावना कम होती है। उन्हें अपनी राजनीतिक पद्धति के विषय में पूरी जानकारी रहती है। और प्रजाभावी राजनीतिक संस्कृति पूर्वी यूरोप के राज्यों में तथा एशिया एवं अफ्रीका के अधिकांश नव स्वतंत्र प्राप्त देशों में पाई जाती है। अब तीसरा जो है सहभागी राजनीतिक।
सहभागी राजनीति में नागरिक राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऐसी संस्कृति विकसित समाजों में अधिक पाई जाती है। यह आधुनिक प्रजातंत्र क्या है का ही एक रूप है। यह क्या है? आधुनिक प्रजातंत्र का एक रूप है और प्रजातंत्र के समान इसमें शासन, शासक तथा शासित में कोई भेद नहीं होता। जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस देशों में सहभागी संस्कृति की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, अब आ जाइए मिश्रित संस्कृति। मिश्रित आमंड एवं वर्मा ने मिश्रित संस्कृतियों का विश्लेषणियों का राजनीतिक संस्कृति में निम्नलिखित 4 प्रकार बतलाए हैं। पहला कौन है? संकुचित प्रजाभावी संस्कृति। नोट करते जाइएगा, संकुचित प्रजाभावी संस्कृति। ऐसी संस्कृति में नागरिक विशुद्ध संस्कृति से अपना संबंध तोड़ने लगते हैं और ऐसी सांस्कृतिक अवस्था में राजनीतिक शक्ति के रूप में अपने आप की भावना दुर्बल होने लगती है। राजतंत्र के निर्माण के प्रारंभिक चरणों में ऐसी संस्कृति पाई जाती है। अब दूसरा आ जाइए, प्रजाभावी सहभागी संस्कृति। इस प्रकार की संस्कृति में नागरिक राजनीतिक दृष्टि से जागरूक होते हैं और राजनीतिक विषयों के प्रति संवेदनशील होकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 19वीं सदी के बाद फ्रांस, जर्मनी तथा इटली आदि देशों में यह संस्कृति पाई जाती थी। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट जो है संकुचित सहभागी संस्कृति। संकुचित सहभागी संस्कृति, इस प्रकार की संस्कृति में विकासशील देशों के सैन्य बलों, विभागीय तंत्र तथा राजनीतिक दलों में देखी जाती है। ठीक है, पाकिस्तान को ऐसी संस्कृति का हम उदाहरण दे सकते हैं। उसके बाद है चौथा जो है नागरिक संस्कृति। इस संस्कृति में तीनों प्रकार की विशुद्ध संस्कृतियों के लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, इस संस्कृति में नागरिक के पास प्रभाव का भंडार होता है। इस संस्कृति में क्या होता है? नागरिकों के पास प्रभाव का भंडार होता है और वे सक्रिय नागरिक की हैसियत से नागरिक जीवन में अभिरुचि रखते हैं। आमंड एंड बर्बा के विचार में ब्रिटेन और अमेरिका की राजनीतिक संस्कृति कुछ हद तक इसी प्रकार की संस्कृति से मिलती जुलती है। अब हम लोग राजनीतिक संस्कृति की कुछ आलोचकों ने इसकी आलोचना भी की है। जैसे क्या है, अब हम लोग इसको देखते हैं कि आलोचकों ने क्या कहा। आलोचकों ने कहा कि राजनीतिक संस्कृति पुराने विचारों को ही नया नाम देने का प्रयास है। आलोचकों ने माना राजनीतिक संस्कृति को कि राजनीतिक संस्कृति पुराने विचारों को ही नया नाम देने का प्रयास है। इसमें न कोई सर्वमान्य सांस्कृतिक संकेत निर्धारित हो पाते हैं और न पद्धतियां पर मतज्ञ है, न कोई एक विचार एक मत मिलता है। इसकी दूसरी आलोचना यह पेश की जा सकती है कि राजनीतिक संस्कृति अधिक जटिल, गहन एवं विकसित होती है। समय की गति के अनुसार मनुष्यों के मूल्यों और विश्वासों में भी परिवर्तन होते हैं। ऐसी स्थिति में सिद्धांत निर्माण का कार्य अत्यंत कठिन हो जाता है। उसके बाद जब आलोचकों ने कहा कि राजनीतिक संस्कृति की एक तार्किक दुर्बलता भी है, जिसके चलते इसकी आलोचना की जा सकती है। लेकिन इन उपयुक्त आलोचनाओं के बाद राजनीतिक संस्कृति का काफी महत्व है। सही अर्थ में राजनीतिक संस्कृति के समकालीन राजनीतिक विश्लेषण में एक महत्वपूर्ण विकास की घोतक है। राजनीतिक संस्कृति इस बात का भी संकेत करती है कि लोग राजनीति में अत्यधिक भाग लेते हैं, ऐसा मानना है। ठीक है, उसके बाद आमंड बर्बन, पाई, स्कॉट, रोज, लुसियन डब्ल्यू पाई और सिडनी बर्बा द्वारा संपादित ग्रंथ पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जिसमें जापान, इंग्लैंड, जर्मनी, टर्की, इंडिया, इथोपिया, इटली, मोरक्को, इजिप्ट, ये सारे के संबंध अनेक प्रकार के संग्रहित हैं। ठीक है, रजनी कोठारी की पुस्तक पॉलिटिकल इन इंडिया, रजनी कोठारी की पुस्तक पॉलिटिकल इन इंडिया 1917 तथा आमंड एंड वर्मा की पुस्तक सिविल कल्चर 1963 का भी अपना विशिष्ट स्थान है। अंत में और संक्षेप में हम कह सकते हैं कि किसी भी संविधान का निर्माण
या किसी भी राजनीतिक विचारधारा को प्रस्तुत करने में अंत में देश या समाज की राजनीतिक संस्कृति से समायोजन करना ही पड़ेगा। भारत जैसे देशों के संदर्भ में राजनीतिक संस्कृति जैसी धारणा का काफ़ी महत्व है, क्योंकि हमने भारत में एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपना लिया है। ठीक है, आज का क्लास में हमने राजनीतिक संस्कृति के बारे में बताया और मुझे विश्वास है कि राजनीतिक संस्कृति से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका जवाब आप लोग सरलतापूर्वक दे पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।